Hello, friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 5 of our story, Whispers from the Grave. राजा फूलियान की राख जलने के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन वेई वूशियन और लान वांगजी को मालूम था कि यह महज तूफान से पहले की शांति थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि फूलियान के कुछ अनुयायी अब भी जीवित थे और वे उसके पुनर्जन्म की योजना बना सकते थे। हमें उनके अगले कदम का पता लगाना होगा, लान वांगजी ने कहा। गांव के किनारे, गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था जिसे मृत भूमि कहा जाता था। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। अगर राजा फू लियान के अनुयायी कहीं होंगे तो वहीं होंगे, वेई वूशियन ने ठान लिया। रात के तीसरे पहर में वे दोनों उस भयावह इलाके में पहुंचे। वहां की हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। कोहरे के बीच घने पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं किसी डरावने पंजे जैसी लग रही थीं। संभल कर चलो, लान वांगजी ने फुसफुसाया। चलते चलते वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली के बाहर टूटी हुई दीवारों पर खून के अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये तो बलि का चिन्ह है, वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में कहा। कोई अनुष्ठान होने वाला है। अंदर से किसी के मंत्रों के बोल सुनाई दे रहे थे। वे दोनों चुपचाप खिड़की के पास पहुंचे और भीतर झांका। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा मंडल बना था जिसके चारों ओर काले लबादे पहने हुए लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीबोगरीब मुखौटे थे और उनके हाथ में लाल मोमबत्तियां जल रही थीं। बीच में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर वही काले निशान थे जो उस व्यक्ति पर उभरे थे जिसने राजा फूलियान की राख चुराई थी। ये उसका सबसे बड़ा शिष्य है, लान वांगजी ने फुसफुसाया। वह व्यक्ति बड़बड़ाते हुए अपने सामने एक कटोरी में खून गिरा रहा था। उसके ठीक पीछे एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, राजा फूलियान की आकृति। अगर यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो राजा फूलियान वापस आ जाएगा, वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में कहा। हमें इसे रोकना होगा। लान वांगजी ने तलवार संभाल ली। वे दोनों तेजी से हॉल के भीतर घुस गए। रुको, लान वांगजी ने जोर से कहा। शिष्य ने चौंक कर उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम बहुत देर कर चुके हो, उसने हंसते हुए कहा। उसने अपने हाथ का खून उस मूर्ति पर छिड़क दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। हवा में घना अंधकार छा गया और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजने लगी। मुझे पुकारा गया है, मैं लौट आया हूं। पत्थर की मूर्ति दरकने लगी और उसके भीतर से एक साया उभरने लगा। वही राजा फूलियान था। अब इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। वेई वूशियन ने जल्दी से अपनी बांसुरी उठाई। लान वांगजी ने अपनी तलवार निकालते हुए सीधा राजा फूलियान पर हमला किया। उसकी तलवार राजा फूलियान के सीने के पास पहुंची, लेकिन एक काली ढाल ने वार को रोक लिया। तुम्हें लगता है कि इस बार मुझे रोक पाओगे? राजा फूलियान ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा। उसने हवा में हाथ घुमाया और उसके पीछे खड़े सभी अनुयायी अचानक अजीबोगरीब प्रेतों में बदल गए। उनके चेहरों से खून बह रहा था और उनकी आंखों में लाल चमक थी। ये तो, वेई वूशियन को अचानक समझ आ गया। ये लोग मृत आत्माएं बन चुके हैं। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी से एक तीखी धुन बजानी शुरू की। धुन सुनते ही प्रेत चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन राजा फूलियान अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा। ये धुन मुझ पर असर नहीं करेगी, उसने ठहाका लगाया। तुम भूल गए कि तुम्हारा अस्तित्व अब भी तुम्हारी राख से जुड़ा है। लान वांगजी ने अपनी तलवार उठाई और सीधा राजा फूलियान की राख की ओर दौड़ा। नहीं! राजा फूलियान चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लान वांगजी ने राख पर अपनी तलवार घुमाई और उसकी आग से राख पूरी तरह भस्म हो गई। राजा फूलियान की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। उसकी आत्मा एक धुएं के भंवर में बदल गई और हवा में बिखर गई। गांव लौटते ही सब कुछ सामान्य हो चुका था। वेई वूशियन और लान वांगजी मंदिर के बाहर खड़े हुए। अब सब कुछ खत्म हो गया, लान वांगजी ने कहा। वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब तुम मेरे साथ हो, कुछ भी असंभव नहीं लगता। हवा में अब भी हल्की ठंडक थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली थी।
गांव में भले ही शांति लौट आई थी, लेकिन वेई वूशियन और लान वांगजी दोनों ही जानते थे कि यह अंत नहीं था। राजा फू लियान के अनुयायी खत्म होने के बावजूद उसके पीछे छिपे रहस्यों की गहराई अब भी अनसुलझी थी। रात के समय जब वेई वूशियन मंदिर के आंगन में बैठा अपनी बांसुरी साफ कर रहा था, तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वेई वेई वूशियन! उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, वेई वूशियन ने खुद को समझाया। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें बोझिल हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। वेई वूशियन ने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। पेड़ों की शाखाएं कंकाल जैसी दिख रही थीं और हर ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक सामने एक जर्जर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर एक काले लबादे में खड़ा व्यक्ति दिखा, जिसकी आंखों में चमकता हुआ लाल प्रकाश था। वेई वूशियन! उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुम राजा फू लियान के विनाश को रोक नहीं सकते। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है और वह तुम्हें खोज रही है। उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और अचानक वेई वूशियन के सीने में आग जैसी जलन महसूस होने लगी। आ! वेई वूशियन दर्द से चीख पड़ा। वेई वूशियन हांफते हुए उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या हुआ? लान वांगजी ने घबराते हुए पूछा। कोई कोई आत्मा मुझसे संपर्क कर रही थी, वेई वूशियन ने कांपते हुए कहा। लान वांगजी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर गंभीर स्वर में बोला, हमें उस मंदिर को खोजना होगा। शायद वहां कोई और रहस्य छिपा है। अगली सुबह वे दोनों गांव के बुजुर्गों से उस मंदिर के बारे में पूछने लगे। एक वृद्ध महिला ने बताया, यहां से कुछ दूर एक प्राचीन मंदिर है, शापित मंदिर। कई साल पहले वहां कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। शायद यही वह जगह है, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वे दोनों शाम होते ही मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पेड़ों की टहनियां झुकी हुई थीं और मंदिर की दीवारों पर अजीब लाल निशान बने हुए थे, वही निशान जो राजा फू लियान के अनुष्ठान में देखे थे। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और उसके भीतर घना अंधकार फैला हुआ था। हमें अंदर जाना होगा, लान वांगजी ने धीमे स्वर में कहा। वे दोनों सावधानी से अंदर घुसे। दीवारों पर लगी पुरानी मशालें बुझी हुई थीं, लेकिन उनके बीच कोई अजीब सी चमक महसूस हो रही थी। अचानक एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। कौन है वहां? वेई वूशियन ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। उस हवा के बीच हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते। अचानक पीछे से किसी ने वेई वूशियन का हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा। एक भूतिया आकृति थी, जिसका चेहरा काला और विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। हट जाओ! लान वांगजी ने अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला किया। भूतिया आकृति चीखते हुए हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसके साथ ही मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। यहां कुछ बड़ा छिपा है, लान वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा। मंदिर के भीतर एक पुरानी वेदी रखी थी। वेदी पर एक पत्थर की शिला थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लान वांगजी ने धूल झाड़कर उस शिला को पढ़ा। जो राख से मिटाया गया था, वह धुएं में लौटेगा। जब 7वें चंद्रमा का उदय होगा, राजा फू लियान पुनः जन्म लेगा। वेई वूशियन का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका मतलब है कि राजा फू लियान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। हमें जल्द ही उसका आखिरी सिरा खोज निकालना होगा, वरना ये तबाही पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। मंदिर के अंदर अंधेरा घना हो चुका था। वेई वूशियन और लान वांगजी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजा फू लियान के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी थी। लान वांगजी ने ध्यान से वेदी के आसपास का निरीक्षण किया। अचानक उसे जमीन पर बनी एक बारीक रेखा दिखी, जैसे वहां कोई गुप्त दरवाजा छिपा हो। यहां कुछ है, लान वांगजी फुसफुसाया।
वेई वूशियन ने अपनी तलवार के हत्थे से फर्श पर चोट मारी। एक हल्की आवाज के साथ पत्थर का फर्श खुल गया और उसके नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। शायद यही वह रास्ता है जहां राजा फू लियान की आत्मा का रहस्य छिपा है, वेई वूशियन ने कहा। दोनों ने मशालें जलाईं और सुरंग में प्रवेश किया, पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। तड़पते हुए इंसान, जलते हुए मकान और बीच में एक काले रंग का राजा जिसके सिर पर 3 आंखें थीं। राजा फू लियान। यह चित्र उसके रक्त पिपासु स्वभाव का प्रतीक है, लान वांगजी ने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। किसी ने हमारा पीछा किया है, लान वांगजी फुसफुसाया। अचानक एक परछाई उनके सामने उभरी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसके नाखून लंबे व धारदार थे। तुम यहां क्यों आए हो? वह आत्मा गुर्राई। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मंत्र बजाने लगा। उसके सुरों से हवा में कंपन होने लगा, जिससे वह आत्मा चिल्लाती हुई पीछे हटने लगी। वांगजी, अभी हमला करो! वेई वूशियन चिल्लाया। लान वांगजी ने अपनी तलवार घुमाई और उसकी तलवार से निकलती तेज रोशनी ने आत्मा को चीखते हुए गायब होने पर मजबूर कर दिया। यह कौन था? वेई वूशियन ने सांसें लेते हुए पूछा। यह राजा फू लियान का सेवक रहा होगा, लान वांगजी ने अंदाज लगाया। आगे बढ़ते हुए उन्हें सुरंग के अंत में एक बड़ी पत्थर की शिला मिली, जिस पर लाल रंग में कुछ लिखा था। लान वांगजी ने धूल साफ करके उस पर लिखी इबारत पढ़ी। 7वें चंद्रमा की रात, जब रक्त की धाराएं बहेंगी, राजा फू लियान पुनः जीवित होगा। उसकी मुक्ति के लिए आत्मा का दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है, अन्यथा उसका आतंक दुनिया को तबाह कर देगा। आत्मा का दीपक? वेई वूशियन ने हैरानी से पूछा। यह एक विशेष दीपक है जो राजा फू लियान की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता है, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि आत्मा का दीपक गांव के पूर्व पुजारी द्वारा एक विशेष स्थान पर छिपाया गया था, एक पुरानी समाधि के भीतर। रात के समय वे दोनों समाधि के पास पहुंचे। वहां का माहौल भयावह था। हवा में अजीब सी गंध थी और पक्षियों की आवाजें खामोश थीं। जैसे ही वे समाधि में घुसे, फर्श पर एक बड़ा चक्र बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक कांच का दीपक रखा था। उसकी लौ नीली थी और हल्की हल्की चमक रही थी। यही आत्मा का दीपक है, लान वांगजी ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने दीपक को छूने की कोशिश की, समाधि के दरवाजे भयंकर आवाज के साथ बंद हो गए। अचानक राजा फू लियान की भूतियां परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी आवाज में गूंज थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, वह दहाड़ा। उसकी चीख से समाधि की दीवारें कांपने लगीं। राजा फू लियान ने हवा में हाथ घुमाया और चारों ओर से भूतियां आकृतियां उन पर टूट पड़ीं। वेई वूशियन ने तेजी से अपनी बांसुरी बजाई, जिससे चारों ओर सुनहरी लपटें लहराने लगीं। लान झान, दीपक जलाओ, वेई वूशियन ने चिल्लाया। लान वांगजी ने मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित किया। नीली लौ भभक कर भड़क उठी और राजा फू लियान की चीखें गूंजने लगीं। उसकी परछाई दर्द से छटपटाते हुए धीरे धीरे राख में बदलने लगी। दीपक जलने के बाद समाधि के दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा अचानक हल्की हो गई और डरावना माहौल समाप्त हो गया। क्या अब सब खत्म हो गया? वेई वूशियन ने राहत भरी सांस लेते हुए पूछा। लान वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन राजा फू लियान जैसे लोगों की आत्मा इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हमें सतर्क रहना होगा। समाधि के दरवाजे खुलते ही वेई वूशियन और लान वांगजी ने तेजी से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, मगर हवा के झोंकों में अब भी कुछ अजीब था, जैसे किसी अदृश्य निगाह ने उन पर अपनी नजरें जमा रखी हों। लान झान, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, इस जगह का माहौल अब भी अशांत है, लान वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। गांव लौटने पर माहौल पहले से ज्यादा सन्नाटे में डूबा हुआ था। घरों के दरवाजे बंद थे, गलियां सुनसान पड़ी थीं। ये सब कहाँ गए? वेई वूशियन ने हैरानी जताई। अचानक
एक कांपती हुई आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। वो वापस आ गया है। एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे से फुसफुसाई। उसकी आंखों में डर की लकीरें साफ झलक रही थीं। कौन वापस आ गया है? लान वांगजी ने गंभीर स्वर में पूछा। राजा फूलियान, हमने उसकी परछाई को देखा है। उसने गांव के 2 लोगों को अपने साथ खींच लिया है। बूढ़ी औरत के मुताबिक 2 लोग, चैनली और गांव मिंग, अचानक गायब हो गए थे। उनकी तलाश के दौरान पास की नदी के किनारे अजीब निशान पाए गए थे, खून के धब्बे और एक जली हुई मोमबत्ती का टुकड़ा। यानी आत्मा का दीपक उसकी आत्मा को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। लान वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा। शायद दीपक की आग काफी देर तक नहीं जल पाई। वेई वूशियन ने अंदाजा लगाया। नदी के पास पहुंचते ही अजीब गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए मांस की गंध हवा में घुली हो। पास के एक पेड़ पर खून से एक प्रतीक उकेरा गया था, राजा फूलियान का निशान। ये वही चिन्ह है जो हमने गुप्त सुरंग में देखा था, लान वांगजी ने कहा। तभी पेड़ों के झुरमुट में हलचल हुई। दोनों चौकन्ने हो गए। वो यहां है, वेई वूशियन ने बांसुरी संभालते हुए कहा। अचानक एक परछाई उनकी ओर लपकी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसके चेहरे पर जली हुई खाल के निशान थे। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वह आवाज चीखती हुई गूंजी। वेई वूशियन ने तुरंत बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी सुर लहरियों से हवा में कंपन फैलने लगा, मगर इस बार परछाई पर कोई असर नहीं पड़ा। ये कैसे संभव है? वेई वूशियन हक्का बक्का रह गया। लान वांगजी ने तेजी से अपनी तलवार उठाई और मंत्र पढ़ते हुए उस परछाई की ओर वार किया। परछाई कुछ क्षण के लिए कांपी, लेकिन फिर उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक उठीं। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं लौट आया हूं। किसी तरह वे दोनों परछाई से बचते हुए गांव लौटे। हमने आत्मा का दीपक जलाया था, फिर ये क्यों वापस आ गया? वेई वूशियन ने चौंक कर पूछा। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। राजा फूलियान ने मरने से पहले अपनी आत्मा के टुकड़े 3 वस्तुओं में छिपा दिए थे, खून का चिन्ह, मृत मोमबत्ती और काले ताबीज में। जब तक वे तीनों वस्तुएं नष्ट नहीं होती, वह वापस लौटता रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इन तीनों वस्तुओं को खोजकर खत्म करना होगा, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। गांव के लोगों के चेहरों पर खौफ की छाया थी। हर कोई अपने घरों में छुपा हुआ था, जैसे दरवाजे बंद रखने से वो भयानक परछाई अंदर आने से रुक जाएगी। वेई वूशियन और लान वांगजी ने बूढ़ी औरत के बताए अनुसार गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की। राजा फूलियान के 3 प्रतीक, हमें बताइए कि ये चीजें कहाँ हो सकती हैं? लान वांगजी ने गहरी आवाज में पूछा। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ सहमे हुए देखा। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादा शैन, ने कांपती आवाज में कहा, पहली वस्तु खून का चिन्ह पुरानी मंदिर की दीवार पर उकेरा गया था। दूसरी वस्तु मृत मोमबत्ती पुराने कुएं में गिराई गई थी ताकि उसकी रोशनी फिर कभी न जले। तीसरी वस्तु काला ताबीज राजा फूलियान के महल के खंडहर में कहीं दफन है। वेई वूशियन और लान वांगजी उसी रात पुराने मंदिर पहुंचे। वहां की दीवारें काई और धूल से ढकी हुई थीं, परंतु एक कोने में लाल रंग से बना अजीबोगरीब चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वह प्रतीक अब भी जीवित हो। यही है खून का चिन्ह, लान वांगजी ने धीमी आवाज में कहा। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी उठाई और मंत्र गुनगुनाने लगा। सुरों के साथ हवा में हलचल होने लगी और वह प्रतीक धीरे धीरे मिटने लगा। लगता है काम बन गया, वेई वूशियन ने कहना चाहा, लेकिन तभी एक कर्कश चीख गूंज उठी। मंदिर के कोने में धुंधली परछाई आकार लेने लगी। वह वही भयावह चेहरा था, राजा फूलियान का विकृत जला हुआ चेहरा। तुम्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस परछाई ने अपनी लंबी काली भुजाएं फैलाकर वेई वूशियन की ओर झपट्टा मारा। हट जाओ! लान वांगजी ने अपनी तलवार चमकाई और उसके प्रहार से परछाई पीछे हट गई। वो हमें तब तक परेशान करेगा जब तक तीनों प्रतीकों को नष्ट न कर दिया जाए, लान वांगजी ने गंभीरता से कहा। वेई वूशियन ने बांसुरी के सुर तेज कर दिए
और मंत्र की लहरें खून के चिन्ह को पूरी तरह मिटा देने लगीं। धीरे धीरे वह लाल निशान राख में बदल गया। परछाई ने गुस्से में जोरदार चीख मारी और मंदिर से बाहर अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन वे दोनों पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं सूखा और दरारों से भरा हुआ था। आसपास के पौधे मुरझाए हुए थे, मानो वहां मौत का साया मंडरा रहा हो। मोमबत्ती अंदर कहीं हो सकती है, लान वांगजी ने कुएं में झांकते हुए कहा। वेई वूशियन रस्सी के सहारे नीचे उतरा। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके थे और वहां की ठंडी हवा उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक फर्श पर पड़ी राख में उसने एक जली हुई मोमबत्ती देखी। उसकी बाती अब भी सुलग रही थी, मानो उसमें कोई भूतिया ऊर्जा समाई हो। मिल गई, वेई वूशियन ने ऊपर देखते हुए आवाज दी, मगर तभी कुएं के अंदर हवा भयानक रूप से तेज हो गई। वही परछाई फिर से प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम बच नहीं सकते, परछाई ने कुएं में आग भड़काई और मोमबत्ती की सुलगती हुई बाती चमकने लगी। वेई वूशियन ने जल्दी से अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। सुरों के तेज होते ही आग बुझने लगी। लान वांगजी ने ऊपर से मंत्र फेंका, जिससे कुएं की दीवारें चमक उठीं। परछाई ने गुस्से में गरजते हुए हमला किया, मगर मंत्र के प्रभाव से वह एक बार फिर पीछे हट गई। आखिरकार मोमबत्ती पूरी तरह बुझ गई और परछाई चीखते हुए गायब हो गई। अब बस एक ही वस्तु बची है, लान वांगजी ने कहा। काला ताबीज, वेई वूशियन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोनों जानते थे कि महल के खंडहर में जाने का अर्थ था राजा फूलियान से सीधे भिड़ना। अगला भाग। महल के खंडहर में कौन सा भयानक रहस्य छिपा है? क्या काले ताबीज को नष्ट करने से राजा फूलियान का अंत हो जाएगा, या फिर वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर लौटेगा?